ओम शांति। सभी प्यार से कहिए ओम शांति। थोड़ा सा दिल से ओम शांति। थोड़ा सा मुस्कुरा करो ओम शांति। तो आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी की ओर से, मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। तो हिंदी चलेगा कि मराठी में बात करूं? हिंदी चलेगा ना? तो विशेष अंजलि लॉन्स के ना जो जिनका ये लॉन है उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। दीदी ने कहा आते आते कि ये लॉन जो है वो काफ़ी समय से शिवरात्रि और काफ़ी प्रोग्राम्स के लिए आप देते रहते हैं, तो भगवान के कार्य में आप मददगार करते हैं, तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। साथ में हमारे जो डॉक्टर भाई है, आजी माजी है ना, जो पूरे इस डॉक्टर्स एसोसिएशन के, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ब्रह्मा कुमारी को सहयोग देते हैं। और जैसे आपने मेरे परिचय में सुना तो फेलोशिप मैंने कैंसर में टाटा हॉस्पिटल से की है। तो हम वहाँ देखते थे इतना सारा महिलाओं में जब ये कैंसर होता है तो कितना उनको तकलीफ होती है, और एक महिला को ही नहीं पूरा घर वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो सबसे पहले तो अभी हमने 8 मार्च को क्या मनाया, जागतिक महिला दिवस। तो आप सभी को जागतिक महिला दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ हो। और साथ में क्या था उस दिन 8 मार्च को महाशिवरात्रि, शिव जयंती का भी उत्सव हमने बहुत धूमधाम से मनाया। तो आपको महाशिवरात्रि की पावन महापर्व की भी बहुत बहुत मुबारक हो, बधाइयाँ हो। और आपको लगता है कि महाशिवरात्रि 1 मार्च जागतिक महिला दिवस के उपलक्ष्य पर ही इस साल क्यों आई? उसके पीछे भी कुछ रहस्य होगा जरूर। तो हम सभी शिव शक्तियों को, है ना, नारी शक्ति को जागृत करने के लिए स्वयं परमात्मा इस धरा पर आए हैं। तो जोरदार तालियां बजाइए कि परमात्मा आते हैं। और हमारा भक्त लोग क्या करते हैं, उस दिन व्रत रखते हैं, जागरण करते हैं। जागरण इसीलिए ताकि हम जागृत हो जाए। तो शिव शक्तियों को जागृत करने के लिए परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं। जब परमात्मा आते हैं तो नारियों को, शक्तियों को, है ना, शिव शक्तियों को आगे रखते हैं। इसीलिए पूरे विश्व में आप देखेंगे एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो महिलाओं के द्वारा चलाई जाती है। तो जोरदार तालियां एक बार ब्रह्मा कुमारी संस्था के लिए और हमारे शिव शक्तियों के लिए, है ना। ये दीदियां जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमें क्या किया, है ना, परतंत्र से मुक्त किया। तो वैसे जो अभी हम परतंत्र में हैं, हम दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, तो उनसे मुक्त करने के लिए ये दीदियां जो है वो सेंटर संभालती है। तो एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी। और सभी नारी शक्ति के लिए, सभी मातृशक्ति के लिए, शिव शक्तियों के लिए मेरा शत शत नमन प्रणाम करती हूँ। और फिर आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो मुझे कुछ याद आता है, किसी ने क्या खुद कहा है, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक सागर बनाने के लिए, लेकिन एक महिला ही अकेली काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए, घर को स्वर्ग बनाने के लिए। तो देखो परमात्मा आकर क्या करते हैं, हमें स्वर्ग बनाने की, स्वर्ग का द्वार खोलने की चाबी हम सबके हाथ में देते हैं। दुनिया ने क्या कहा, नारी तो नरक का द्वार है, लेकिन भगवान स्वयं इस धरा पर आए और क्या कहा कि नहीं, नारी तो क्या है, घर को स्वर्ग बनाने वाली है। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी भगवान ने किसके ऊपर रखी, हमारे ऊपर रखी। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे जो जिसके ऊपर भगवान इतनी बड़ी जिम्मेदारी रखता है वो अपना ध्यान रख रही है? लगता है आपको? हम अपने खाने पीने का, सोने का, थोड़ा सा एक्सरसाइज करने का, अच्छी तरह से नींद करने का, क्या इसका ध्यान रखते हैं? सभी रखते हैं इसका ध्यान? कौन कौन ध्यान रखता है सभी बातों का? बहुत कम है ना। क्या होता है, हम सभी का ध्यान रखते हैं,
पूरे परिवार का ध्यान रखेंगे, बच्चों का ध्यान रखेंगे, घर के जो बड़े हैं सबका ध्यान रखेंगे, लेकिन अपने है ना जो भी माताएं क्या करेगी, कुछ बचा होगा वो पहले खाएगी, है ना, बाकी सबको सब अच्छा देगी, फ्रेश देगी। तो अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, ना सोने का ध्यान रखेंगे, ना एक्सरसाइज करेंगे। उनको क्या लगता है पूरा दिन हम काम करते हैं ना तो हमारा एक्सरसाइज हो जाता है, लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं होती, फिर ध्यान नहीं करेंगे। और इसका नतीजा क्या हो रहा है, आज जो सारी बीमारियां ना महिलाओं में भी काफी बढ़ रही है। जैसे आप देखेंगे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डिप्रेशन, कैंसर, ये महिलाओं में भी काफी बढ़ रहा है। विशेष 2 कैंसर जो है महिलाओं में ज्यादा पाए जाते हैं। एक सबसे नंबर 1 जो है वो है स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, और जो दूसरा है वो है गर्भाशय का मुख का कैंसर, जिसको सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। अभी कभी कभी हम सोचते हैं क्या करना है हमको इन सब बातों के बारे में जानकारी लेकर, हमें थोड़ी होने वाला है, लेकिन वो किसी को भी हो सकता है ना। तो इसीलिए ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए ये भी हमें जानना जरूरी है। तो जब आप ये बातें सुन रहे हैं, अभी अगला 1 घंटा जो हम बातें करेंगे, तो आप इस लक्ष्य से सुनना कि मान लो अभी यहाँ पे 70-80 लोग हैं, तो एक को क्या करना है, कम से कम 10 लोगों को बताना है। कितना? तो ये प्रोग्राम कितने लोगों ने सुना, फिर 700 लोगों ने। कितने? 700 लोगों ने। तो हमको क्या बनना है, मैसेंजर बनना है, ताकि हम ये जो हेल्थ मैसेज है ना, ये आरोग्य के लिए, हेल्थ के लिए जो मैसेज है, वो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं 10 लोगों को ये मैसेज बताऊं। तो आप उस लक्ष्य से सुनना। तो एंड में मैं पूछूंगी ना कि क्या क्या मैसेज आप देने वाले हैं, तो आप पूरा अटेंशन से इसको सुनना। तो जो 2 कैंसर की हम बात करेंगे, हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इम्पोर्टेंट बातें देखेंगे, ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसको क्या हम रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हमें क्या किन बातों का ध्यान देना है, ऐसे मोटी बातें देखेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है स्तन कैंसर, और दूसरे नंबर का है गर्भाशय के मुख का कैंसर। सबसे पहले हम गर्भाशय मुख के कैंसर के बारे में जानेंगे। हालांकि ये नंबर 2 का है, लेकिन यही एकमात्र कैंसर है जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना। ये कैंसर नहीं होने के लिए हमारे पास कुछ उपाय है, तो इसीलिए हम इस कैंसर के बारे में पहले देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो कैंसर होता है एक वायरस की वजह से होता है, जिसको कहते हैं HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। जैसे कोविड हम सभी को किस वजह से हो रहा था, कोविड वायरस की वजह से। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया बताइए। यहाँ सिर्फ मैं नहीं बात करने वाली, हम दोनों बात करने वाले हैं। तो कोविड में हमने क्या किया, सभी ने कोविड का वैक्सीन लगाया। तो जब वैक्सीन लगाया तो हम एकदम रिलैक्स हो गए, क्योंकि हमको पता है कि हमने उसके लिए वैक्सीन लगाया है। जैसे आप सभी ने पोलियो सुना है, पोलियो का भी वैक्सीन है। तो पोलियो के वैक्सीन की वजह से क्या हुआ, कितने 2 बूंद, अभी इंजेक्टेबल भी है, लेकिन पहले सिर्फ ओरल पोलियो था, सभी को पता है ना। तो उसके वजह से अभी भारत में पोलियो है कि भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, पोलियो मुक्त हो चुका है। कैसे हुआ पोलियो मुक्त भारत, क्योंकि सभी को हमने वैक्सीन दिया। तो एक बार जोरदार तालियां हो, जो हमारे आशा आंगनबाड़ी सेविका होते हैं ना, गाँव में, झोपड़पट्टी, घर में जाकर उन्होंने क्या किया, 2 बूंद देकर आज भारत पोलियो मुक्त हो गया। वैसे ही भारत जो है ये सर्वाइकल कैंसर, माना गर्भाशय के मुख के कैंसर से कैंसर मुक्त हो सकता है। देखो हमने लिखा है माय इंडिया कैंसर फ्री इंडिया, ऐसे ही थोड़ी लिखेंगे, यदि हो सकता है इसीलिए लिख रहे हैं ना। तो और ये WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनका तो मानना ये है कि 2030 तक 2030 में पूरा विश्व है ना सर्वाइकल कैंसर मुक्त होना चाहिए। तो ऐसे ही वो भी नहीं बोलेंगे, WHO बोल रही है, जागतिक आरोग्य संगठन, उनके लिए उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई है ना। हम कुछ उसके लिए उपाय योजना डिसाइड करेंगे तो हो सकता है। तो इसीलिए ये जो कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है, तो क्या करना होगा, 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो हमें टेस्ट करनी है, जांच करनी है
और दूसरा है वैक्सीनेशन। तो यदि हम वैक्सीनेशन करते हैं, जैसे हमने कोविड में किया, पोलियो में किया, तो ये जो वैक्सीन है ये कौन ले सकता है, पहले ये मालूम होना चाहिए। तो ये वैक्सीन जो है 9 साल की लड़कियों से लेकर 45 इयर्स की महिलाओं को सभी को लेना है, सभी को लेना है। जैसे कोविड हम सभी ने लिया, कौन कौन है यहाँ पे जिन्होंने कोविड का वैक्सीन लिया, थोड़ा लंबा लंबा हाथ करते हैं, देखो सभी ने लिया कोविड का। अभी मैं आपको पूछूंगी आप में से कितना है जिन्होंने सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लिया, थोड़ा हाथ लंबा ऊपर कर लीजिए। देखो एक भी हाथ ऊपर नहीं जा रहा है, क्योंकि आज समाज में इसके बारे में जन जागरूकता नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये कोविड का वैक्सीन कोई ये जो सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन बाकी सब कैंसर के वैक्सीन के जैसा ही है। 9 साल से लेकर 45 इयर्स तक हम इसको लगाते हैं। अभी ये वैक्सीन देने के पहले कोई भी टेस्ट करने की जरूरत नहीं रहती है। मान लो किसी ने HPV टेस्ट किया भी है, पॉजिटिव आया, तो भी ये वैक्सीन लगा सकते हैं। ये वैक्सीन लगाने के बाद भी कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। अभी इसके कितने इंजेक्शन लगाने चाहिए, 9 साल से 15 साल तक, है ना, हमें आइडियली 2 इंजेक्शन लगाने चाहिए। 2, एक इंजेक्शन लगाया, फिर 6 महीने के बाद हमें दूसरा इंजेक्शन लगाना है। लेकिन स्टडी में ये पता चला, मतलब काफी सारा रिसर्च होता रहता है, तो इसमें ये पता चला कि 20 साल तक आपने एक इंजेक्शन भी लगाया तो भी आपको कैंसर होने से आप मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अभी सिर्फ एक इंजेक्शन 20 साल तक, और फिर 20 से 45 इयर्स तक आइडियली 3 इंजेक्शन लगाने चाहिए। जो 3 लगा सकते हैं उन्होंने 3 लगाने चाहिए। तो एक इंजेक्शन लगाने के बाद 2 महीने के बाद हमें दूसरा इंजेक्शन लगाना है, और 6 महीने के बाद मुझे तीसरा इंजेक्शन लगाना है। यदि 3 इंजेक्शन नहीं लगा सकते तो 2 इंजेक्शन लगाएंगे तो भी हो जाएगा। एक इंजेक्शन के बाद 6 महीने के बाद हमें दूसरा इंजेक्शन लगाना है। अभी पहले ये इंजेक्शन भारत में नहीं बनते थे, तो जैसे कोविड का भी पहले भारत में नहीं बन रहा था, फिर सीरम ने कोविशील्ड बनाया, तो क्या हुआ, फिर हम सभी ने लगाया। तो वैसे ही इसका वैक्सीन भी पूना से जोरदार ताकत पूना के सीरम इंस्टीट्यूट के लिए, तो ये पूना से वैक्सीन बना पूरे भारत में, भारत ही नहीं भारत में बाहर देशों में हमने एक्सपोर्ट किया, सभी को वैक्सीन दिया। तो वैसे ही ये वैक्सीन पूना में सीरम इंस्टीट्यूट बनाता है, और जिसकी कॉस्ट काफी 50% से कम उन्होंने रखी। तो एक इंजेक्शन का 2000 कॉस्ट होता है। अभी हम जैसे हमारे हॉस्पिटल में हम तो उसमें और भी कंसेशन देते हैं। अभी चलो सब जगह देंगे नहीं देंगे ये नहीं बोल सकते, चलो मान लो इंजेक्शन को हम कंसेशन नहीं भी मिला तो भी कितनी कॉस्ट है, 2000 ही है। अभी हम तो क्या करते हैं कि एक जगह सपोज 25-30 लेडीज एक साथ आते हैं, तो हम तो 1500 में वो इंजेक्शन देते हैं, ताकि जितना औरतों को हम दे सके। तो यदि एक इंजेक्शन लगाना है 20 साल तक तो कितना आपको कॉस्ट आता है, सिर्फ 1500 या 2000, और 2 इंजेक्शन लगाएंगे तो भी कितना कॉस्ट आएगा, 4000 आएगा। 3 इंजेक्शन लगेंगे तो भी 5-6 हजार आएगा। अभी हम लड़कियों को, हमारे बच्चों को मोबाइल देते हैं, ड्रेस देते हैं, है ना, या आप लोग साड़ी खरीदते हो, तो एक साल आप साड़ी मत खरीदना, एक साल आप, है ना, बच्चों को ड्रेस मत देना। कितने सारे ड्रेस रहते हैं, एक साल ड्रेस नहीं मिला तो कुछ फर्क पड़ेगा। कोविड में हमने बाहर खरीदी करने के लिए गए क्या, नहीं गए ना। तो वैसे ही तो हमें ये पता होना चाहिए कि कैंसर का वैक्सीन लेने से मुझे आगे चलकर 99 to 100% कैंसर नहीं होगा। तो इसलिए आप सभी को भी आप 45 इयर्स के अंदर जो है अब जरूर जाकर, है ना, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन जिनके पास ये वैक्सीन रहता है, आप वैक्सीन लगा सकते हैं। हमारे बीच में जो दीदी है वो खुद डॉक्टर है, तो आप सीरम इंस्टीट्यूट वालों का मैं नंबर भेज देती हूँ। यदि इकट्ठा करेंगे लेडीज को तो आप खुद भी किसी को भी बुलाकर इंजेक्शन दे सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट या ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। तो लेकिन वैक्सीनेशन करना बहुत जरूरी है। जो WHO की स्ट्रैटेजी है उसमें 90%, है ना, एक जगह 100 लोग हैं तो 90 लोगों का वैक्सीन होना चाहिए। और ये वैक्सीन सिर्फ गर्भाशय का मुखता कैंसर प्रिवेंट नहीं करता है, इस वायरस से दोनों में, जेंट्स में भी कैंसर होने की संभावना होती है। तो 6 जगह का कैंसर हम प्रिवेंट करते हैं, ओरल कैंसर, थैलिका मुख, नीचे की जगह जिसको वल्वल, वजाइनल, हमारी संडास की जगह जिसको एनल बोलते हैं, एनल कैंसर,
उसके इन्फेक्शन, सिर्फ कैंसर नहीं, वहाँ वॉर्ड्स, ये सारे जो इन्फेक्शन होते हैं, इसलिए लड़कों को भी, हमारे घर में जितने भी लड़के हैं 9 साल से लेकर 26 साल, सभी को ये इंजेक्शन लगाना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने लगाया, मेरे बच्चों को लगाया, मेरे भाई बहनों के बच्चों को लगाया, तो हमें इंजेक्शन लगाना बहुत जरूरी है। तो पहला क्या करना है, वैक्सीनेशन। सभी को वैक्सीनेशन के बारे में पता चला। दूसरा जो है वो है स्क्रीनिंग टेस्ट। अभी स्क्रीनिंग टेस्ट माना क्या, जनरली महिलाएं, माताएं क्या होता है, कोई भी टेस्ट बोलेंगे ना तो डर जाते हैं, उनको लगता है कुछ तो काटेंगे, कुछ ऑपरेशन होगा, तो ऐसे कुछ नहीं होता है। जैसे आप में से काफी लोगों की डिलीवरी हुई होगी या आप लेडीज डॉक्टर के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए होंगे, कभी आपका इंटरनल चेकअप हुआ होगा, तो सिंपल वैसे ही इंटरनल चेकअप होता है, 2 मिनट का काम रहता है। जो डिस्चार्ज होता है वो कॉटन से या लकड़ी की जो एक वुडन स्पैचुला रहता है, तो उससे लिया जाता है ग्लास स्लाइड के ऊपर या फिर ब्रश से लिया जाता है। तो जो सफेद पानी जाता है उसी को लिया जाता है और उसकी जांच होती है, जिसको कहते हैं पैप टेस्ट या HPV DNA टेस्ट, क्योंकि ये HPV वायरस से होता है, इसीलिए HPV DNA टेस्ट। तो उसमें से HPV DNA टेस्ट थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, पैप टेस्ट तो वैसे इतना कॉस्टली भी नहीं रहता है। लेकिन इससे क्या होता है, यदि मुझे आगे जाके 10, 15, 20 साल के बाद कैंसर होने वाला है तो मुझे आज पता चलता है। अभी आगे चलकर कैंसर अभी हुआ नहीं है, 10-20 साल के बाद होने वाला है, आज पता चलेगा तो हम क्या करेंगे, उसका इलाज कर सकते हैं। उसके लिए फिर हमें थैली निकालने की भी जरूरत नहीं है, बिना थैली निकाले ही हम उसका इलाज कर सकते हैं। या मान लो किसी का भी पीरियड्स भी बंद हो गया है, सब हो गया है, ज्यादा जख्म है, तो हम उसका जरूरी पड़े तो थैली निकाल सकते हैं। या फिर हमारा कैंसर पहले स्टेज में डिटेक्ट हुआ तो भी थैली निकालकर हमें पूरा 100% हम ठीक हो सकते हैं। तो एक तो टेस्ट करने से, जांच करने से क्या हो रहा है, कैंसर होने से पहले मुझे पता चल रहा है या कैंसर पहली स्टेज में पता चल रहा है तो भी हम पूरा ठीक हो सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि माताएं, बहनें टेस्ट नहीं करते। अभी यदि मैं आपको पूछूंगी आप में से कितने हैं जिन्होंने सर्वाइकल कैंसर का ये पैप टेस्ट या HPV DNA टेस्ट किया है, कोई हाथ ऊपर नहीं करेंगे क्योंकि जाते ही नहीं है। तो ये करना बहुत जरूरी है। किसको करना चाहिए, 35 इयर्स के बाद हर लेडी को ये टेस्ट करना चाहिए। आइडियली हर 5 साल में रिपीट करना चाहिए, लेकिन यदि इतना नहीं कर सकते, एटलीस्ट 2 टेस्ट 35 और 45 2 बार ये टेस्ट करना बहुत जरूरी है। नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक बार 35 साल में एक बार तो कर सकते हैं, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं रहता है, 500, 1000, इससे ज्यादा तो कॉस्टली रहता है, कहीं पे भी फेल होगा तो ये हमारे पास टेस्ट है, हमारे पास वैक्सीन है। उसके बावजूद आज भारत में हर 8 मिनट में एक महिला की मृत्यु सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय के मुख के कैंसर की वजह से हो रही है। आप बताओ, जिसके लिए आज हमारे पास वैक्सीन है, जिसके लिए हमारे पास टेस्ट है, चलो हम समझ सकते हैं कोई टेस्ट नहीं, पता नहीं कर सकते हैं, कुछ इंजेक्शन नहीं, प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, तो किसी को कैंसर हुआ तो बात ठीक है। लेकिन जब हमारे पास वैक्सीन है, जब हमारे पास टेस्ट है, फिर हर 8 मिनट में एक महिला की मृत्यु क्यों होनी चाहिए, आप बताइए, होनी चाहिए क्या? फिर हम जागतिक महिला दिवस किस लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उसका करने के लिए हमें कुछ तो उससे फायदा होना चाहिए ना, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में भी कहा, जब एक महिला को कैंसर होता है तो वह एक महिला से कनेक्ट नहीं होती, पूरा घर है ना, घर कोलाप्स हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि भले भगवान कहता है कि आप स्वर्ग का द्वार खोलते हो, स्वर्ग बनाते हो, लेकिन हम स्वर्ग तभी बना सकते हैं जब हम उसका ध्यान रखेंगे। जब भी हम फ्लाइट में जाते हैं तो फ्लाइट में अनाउंसमेंट क्या करते हैं कि पहले ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा तो पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाना है, फिर आप दूसरों को हेल्प करनी है। तो हम क्या करते हैं, सबको हेल्प करते हैं, लेकिन पहले हम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तो ही हम सबका ध्यान रख सकते हैं। तो खुद का ध्यान रखने में स्वार्थ नहीं है, खुद का ध्यान रखने में और ही हम औरों के लिए भला कर सकते हैं। इसलिए हमें स्वस्थ रहना बहुत बहुत जरूरी है। तो इसलिए भारत में
हर साल इस कैंसर के वजह से 1,20,000 औरतों को नए कैंसर केसेस डिटेक्ट होते हैं और उसमें से 80,000 मतलब 60% 60 to 70% महिलाओं की मृत्यु होती है। क्यों मृत्यु होनी चाहिए? मृत्यु कब होती है? जब कैंसर लास्ट स्टेज में डिटेक्ट होता है। आज साइंस इतना एडवांस हो चुका है, आपको कैंसर भी होता है तो भी पहले केस मतलब पहले स्टेज में हमने डिटेक्ट किया तो हम पूरा ठीक हो सकते हैं, लेकिन हम वो भी नहीं करते। हम टेस्ट भी नहीं करते देखने के लिए यदि कैंसर हो रहा है, कुछ चेंजेस है, ब्लीडिंग हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो भी हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। और फिर इसीलिए क्या होता है, कैंसर लास्ट स्टेज में डिटेक्ट होता है। लास्ट स्टेज में डिटेक्ट हुआ तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं तो आज हमारे पास ऑपरेशन है, लाइट है, दवाइयां है, कीमोथेरेपी है, लेकिन ये सब कब काम करेगा? जब हम अर्ली डिटेक्ट करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ। लेकिन लोग डरते हैं, लास्ट स्टेज में आते हैं और फिर तभी मृत्यु होती है और इसीलिए कैंसर डरते हैं। क्या लगता है कि कैंसर मानो मृत्यु, लेकिन कैंसर मानो मृत्यु नहीं है। यदि कैंसर हमने पहली स्टेज में डिटेक्ट किया तो उससे मृत्यु नहीं होता है। हम लास्ट स्टेज में डिटेक्ट करते हैं तब कैंसर से मृत्यु होती है। इसलिए आप सभी जरूर है ना, मैं तो मैं इतना पनवेल से यहाँ आई तो उसका कुछ फायदा तो होना चाहिए। दीदी लोगों ने आप लोगों के लिए यहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया तो आप जरूर अपना टेस्ट किसी भी डॉक्टर के पास जाकर, सिंपल टेस्ट होता है पाप टेस्ट या HPV DNA टेस्ट, जो अफोर्ड कर सकते हैं, थोड़ा 2,000-3,000 वेरी होता है हर जगह, तो वो HPV टेस्ट करें या एटलीस्ट पाप टेस्ट, ये हर एक को करना जरूरी है, एटलीस्ट एक बार तो इसीलिए मैंने कहा कि एक आप 10 लोगों को बताएंगे। जैसे सेल लगता है ना सारी का विशेष माताओं के लिए, तो तुरंत फोन करके बोलेगा अगं माहिती आहे का तिकडे खूप चांगला सेल लागला है ना, तो वो हम बताते हैं, तुरंत फोन करेंगे। तो आज क्या करेंगे, ये बताएंगे। पता है हमको कैंसर नहीं होने के लिए वैक्सीन है, मैडम आए थे बता रहे थे, हमारा टेस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो 10 की लिस्ट बनाना है ना, 10 से ज्यादा की लिस्ट बनाएंगे और दीदी को बता देना, कोमल दीदी को, दीदी मैंने 20 लोगों को बताया, और फिर दीदी आप मुझे बताना इसमें से कितने लोगों ने आपको बताया है। तो इसीलिए कैंसर, सर्वाइकल कैंसर हम प्रिवेंट कर सकते हैं और जिससे फिर हमारी माताएं भी स्वस्थ रहेगी तो घर भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हो गया, सिंपल बातें बता रही हूँ, हमको जितनी जरूरी है आपको उतना ही। नहीं तो कैंसर में टाटा हॉस्पिटल से जब मैंने फेलोशिप की है, पूरा एक दिन उसके ऊपर लेक्चर दे सकते, उससे मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, स्क्रीनिंग फॉर मदर्स, माताओं के लिए टेस्ट एंड वैक्सीनेशन फॉर डॉक्टर्स, है ना। हमारे सभी लड़कियों को हमें कैंसर का, लड़कियों को ही नहीं सभी, लड़कों को भी लगाओ, 45 इयर्स तक सभी को ये वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। दूसरा जो कैंसर है वो है हमारा स्तन का कैंसर। हम स्तन जो है वो बाहरी टिश्यू है, ऐसे भी नहीं कि वो पेट के अंदर है, छाती के अंदर, चेस्ट के अंदर है, जहां जाकर आपको कुछ चेकअप करके पता नहीं पड़ेगा, वो तो बाहर है, हमें पता चल सकता है, हमारे हाथ को लग सकता है, लेकिन हम लोग ध्यान ही नहीं देते। उसके लिए क्या करना है, 20-25 साल के बाद हर औरत को पीरियड जब खत्म हो जाता है, अभी भाई लोग भी यहाँ बैठे हैं, तो भाई लोगों को क्यों सुनना है, क्योंकि हमारे घर में हमारी लड़कियां हो सकती है, हमारी पत्नी हो सकती है, माता हो सकती है, बहन हो सकती है। तो नहीं तो कभी कभी क्या लगता है, अरे ये सब भाइयों का थोड़ी सब्जेक्ट है, हम सब ये क्यों सुने, या फिर हमको लगता है ये सब सुनना माना क्या अपवित्र होता है। नहीं, यदि घर में किसी माँ को, बहन को, बेटी को कैंसर हो रहा है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, उनको बताना हम भाइयों का भी फर्ज बनता है। हमारी बेटियों के लिए क्या करना चाहिए वो पिता का एक फर्ज बनता है। तो इसीलिए स्तन कैंसर जो है तो खुद का ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है, और हर दिन ही करना है, महीने में एक बार करना है। पीरियड खत्म होने के बाद एक दिन आपको, पीरियड खत्म हो गया, याद रखना है कि मुझे ब्रेस्ट चेक करना है, और 30-35 साल के बाद डॉक्टर के पास जाकर साल में एक बार, वो तो महीने में भी नहीं जाना है, साल में एक बार जाना है। अभी डॉक्टर के पास, डॉक्टर की कितनी फीस हो सकती है, 400-500 उतनी होगी, उससे ज्यादा तो नहीं। चलो कोई डॉक्टर 1000 ले रहा है, लेकिन उतनी होगी ना, तो साल में हम उतना तो कर ही सकते हैं। तो खुद को ना डॉक्टर के पास जाकर, दूसरा टेस्ट है डॉक्टर के पास जाकर जांच करना,
और 40 इयर्स के बाद सोनोग्राफी या स्तन का मैमोग्राफी किया जाता है। वो साल में 2-3 साल के बाद ऐसे अब कर सकते। तो 3 तरीके हैं, एक तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, दूसरा है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन डॉक्टर के द्वारा जांच, और तीसरा है हमारा मैमोग्राफी। ये करने से क्या होगा, हम ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर प्रिवेंट नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे पास वैक्सीन नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, लेकिन आप उसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्ट करेंगे, मान लो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होगा तो आपको ब्रेस्ट भी रिमूव करने की जरूरत नहीं रहती है। ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी की जाती है और जिससे कैंसर पूरा ठीक हो जाता है 100%। थोड़ा सा आगे स्प्रेड हो गया तो भी इसका ऑलमोस्ट 90 to 95% क्योर। जब ज्यादा स्प्रेड होता है तब इसका जो क्योर रेट है वो 25% कम हो जाता है और इसीलिए फिर डेथ ज्यादा होते हैं। तो स्तन कैंसर भारत में कितने लोगों को स्तन कैंसर होता है? हर साल 1,80,000 नए औरतों को ये कैंसर होता है और उसमें से 50% औरतों का 90,000 औरतों की मृत्यु ब्रेस्ट कैंसर की वजह से होती है। अभी ब्रेस्ट कैंसर से मृत्यु हो रही है 90,000 औरतों की, 90,000। इसका मतलब वो कैंसर लेट स्टेज में डिटेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि डरते हैं, लगता है तो भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो गठान रहेगी, स्वेलिंग रहेगी, गांठ रहेगी, इसमें दर्द नहीं होगा। दर्द होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, दर्द हुआ, इन्फेक्शन हुआ तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन ये गांठ से आपको दर्द नहीं हो रहा तो आपको लगता है कोई कुछ नहीं, ऐसे ही होगा। नहीं, आपको कोई भी गांठ लगेगी, आपको डॉक्टर के पास जाकर इसकी जांच करना बहुत जरूरी है। तो उसमें डॉक्टर सोनोग्राफी करेंगे, मैमोग्राफी करेंगे, नीडल डाल के टेस्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, हम अर्ली स्टेज में उसे कैच कर सकते हैं। तो अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ। तो हमारा जितना हम अर्ली डिटेक्ट करेंगे, इसीलिए ये तीनों बातें, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, खुद की खुद जांच, डॉक्टर के द्वारा जांच और मैमोग्राफी, ये 3 बातों के बारे में आपको जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी को बताना है। तो अभी हम ब्रेस्ट कैंसर जो है वो प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन इसको मतलब नहीं होने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें हमारे 3 बातों पर ध्यान देना है। कोई भी बीमारी जैसे जो हमारा डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर, कैंसर, ये सभी जो है ना, ये हमारे खाने पीने की और फिर हमारा हम जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते, उसकी बीमारी है। ये साइंस ने प्रूव किया है। साइंस ने कहा ये सारी बीमारियां जो है वो साइकोसोमैटिक है ना। 90 to 95% बीमारियां वो कहाँ ओरिजिनेट होती है? हमारे मन में ओरिजिनेट होती है। जितना जितना हम टेंशन लेंगे, स्ट्रेस लेंगे, तो इसीलिए क्या कहते हैं, ये सभी बीमारियों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डिसीज, है ना। डिसीज को आप ब्रेक करेंगे तो DIS, डिस एंड ईज, माना जब आप हल्के नहीं रहते हो, आप इजी नहीं रहते हो, तब बीमारियां होती हैं। हम सभी बातों को पकड़ के रखते हैं, हम बोलते तेरी ये बात ना मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, तो क्या होता है, हमने पकड़ के रखा तो क्या होती है, अंदर गाठे बन जाती है। मराठीमध्ये खूप चांगलं म्हणतात, आतल्या गाठीचं है ना, म्हणजे काय आतमध्ये सगळ्या गाठी होतात, ये सब हम पकड़ के रखते हैं। तो जितना जितना इन बातों को हम पकड़ के रखेंगे तो क्या करेंगे, अंदर ही सब कैंसर की गांठ, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सारा फिर हमें बीमारियां होती है। तो इसीलिए बातों को जो है सबको समझाना है वो समझाना है, लेकिन बातों को हमें पकड़ के नहीं रखना है। इसीलिए जैसे हमारे मैं जैसे गर्भ संस्कार कैंसर का प्रोजेक्ट चलाती हूँ, वैसे ब्रह्मा कुमारी में हार्ट अटैक का प्रोजेक्ट भी चलाया जाता है। तो जिनको हार्ट अटैक होता है तो कैसे पता चलता है, क्या करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, सभी को पता है। और फिर उसके लिए ट्रीटमेंट क्या होती है, एंजियोप्लास्टी करेंगे, या जब एंजियोप्लास्टी नहीं कर सकते तो क्या किया जाता है, फिर बाईपास करते हैं। तो जो लोग ये एंजियोप्लास्टी या बाईपास नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को ब्रह्मा कुमारी का जो हेडक्वार्टर है माउंट आबू, वहाँ पे 1 हफ्ते के लिए रखते हैं। जैसे हस्बैंड को हुआ तो उसके साथ वाइफ को भी जाना है, वाइफ को हुआ तो हस्बैंड को भी जाना है। तो ऐसे फिर 1 हफ्ता के लिए रखते हैं और वहाँ पे क्या बताते हैं, हमारी जीवन शैली को कैसे चेंज करना है। तो डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में और मेडिटेशन के बारे में सिखाया जाता है। अभी ये सब करने से क्या हुआ कि जो भी जिनको एंजियोग्राफी के लिए
ब्लॉकेजेस है तो नेचुरली आप अभी एक्सरसाइज कर रहे हो, सादा भोजन खा रहे हो, रिलैक्स हो, टेंशन नहीं लेते हो, तो जो आपके ब्लॉकेजेस है वो खुल जाते हैं और आपका ब्लड सप्लाई हार्ट के लिए बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाता है। और फिर विदाउट एंजियोप्लास्टी बाईपास हम हार्ट अटैक को भी ठीक कर सकते हैं। तो ये ब्रह्मा कुमारी ने रिसर्च किया और ये रिसर्च कौन कर रहे थे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जब वो डीआरडीओ के डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वो डायरेक्टर थे। अभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का आपने सभी ने नाम तो सुना है, कौन थे, हमारे प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अभी वो ऐसे ही कोई बातें हवा में एक्सेप्ट करने वाले नहीं थे, साइंटिस्ट थे, साइंटिफिक पर्सन थे, मिसाइल मैन थे। तो उन्होंने ये रिसर्च कोऑर्डिनेट किया और आज हमारे पास एक दो पेशेंट्स नहीं है, 1000 पेशेंट नहीं है, कितने पेशेंट्स है। ये रिसर्च शुरू हुआ था 1998 में, तो तभी से लेकर अब आज दिन तक 10,000 से ज्यादा लोगों में ये रिसर्च हुआ और उसमें पता चला कि विदाउट एंजियोप्लास्टी बाईपास हम हार्ट अटैक को ठीक कर सकते हैं। और ये रिसर्च ब्रह्मा कुमारी ने, भारत ने पूरे विश्व को दिया। तो जोरदार तालियां एक बार ब्रह्मा कुमारी के लिए। और ये जो डॉक्टर है, डॉक्टर सतीश गुप्ता उनका नाम है। तो डॉक्टर सतीश गुप्ता हमेशा बोलते हैं कि यदि खोल दिया होता दिल, यदि खोल दिया होता दिल अपना अपनों से, तो ना खोलना पड़ता दिल औजारों से, ना खोलना पड़ता दिल औजारों से। क्यों करना पड़ेगा एंजियोप्लास्टी बाईपास? तो ब्लॉकेजेस यहाँ नहीं हो रहे, ब्लॉकेजेस कहाँ हो रहे हैं, मन में। और ये यहाँ पे ब्लॉकेजेस आएंगे, फिर वो हार्ट में आएंगे, फिर डायबिटीज होगा, फिर कैंसर होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमारे मतभेद हो सकते हैं, आपके मत अलग है, मेरी मत अलग है, आप अलग बोल रहे हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। सभी के मन एक दूसरे के साथ होने चाहिए। हमारी मतें अलग अलग हो सकती है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, हर एक के लिए बहुत अच्छा सोचना है। कोई मेरे लिए कुछ भी सोच रहा है, लेकिन फिर भी मुझे क्या करना है, उसके लिए अच्छा ही सोचना है। क्योंकि हम जो सोचते हैं ना, हम जो सोचेंगे उससे क्या होता है, हमारे शरीर में हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और फिर यदि मैं गुस्सा करूंगी, नाराज होंगी, इरिटेट होंगी, तो क्या होगा, मेरे शरीर में नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे। जब मैं खुश हूँ, आपके लिए अच्छा सोच रही हूँ, तो मेरे शरीर में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे। मेरी इम्यून पावर जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। जैसे कोविड वायरस से ज्यादा डेथ नहीं हुए, कोविड में डेथ किसके वजह से हुए, डर के वजह से, इम्यूनिटी कम जिनकी हुई उसके वजह से डेथ ज्यादा हुए। तो हमारी इम्यून पावर भी किसके ऊपर डिपेंड करती है कि मेरी सोच क्या चल रही है। यदि मैं खुश रहती हूँ, शक्तिशाली हूँ, डरती नहीं हूँ, गुस्सा नहीं करती हूँ, तो हमारी इम्यून पावर बहुत अच्छी रहती है। और हमारे शरीर में जीन्स होते हैं, हर एक के शरीर में 2 टाइप के जीन्स होते हैं। एक होते हैं जिससे हमें बीमारियां होती है, और दूसरे जीन्स होते हैं जिससे हमें बीमारियां नहीं होती है, डिसीज प्रिवेंटिंग, और एक है डिसीज कॉजिंग। तो वो डिपेंड करता है कि कौन से जीन्स ओपन हो रहे हैं और कौन से जीन्स स्विच ऑफ हो रहे हैं। अभी मैं बहुत अच्छा है ना सात्विक भोजन लेती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, शांत रहती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, तो ये रिसर्च में पता चला कि डिसीज प्रिवेंटिंग जीन्स ओपन होते हैं और डिसीज कॉजिंग जीन्स स्विच ऑफ हो जाते हैं। तो क्या होगा, मुझे बीमारी नहीं होगी। मेरे शरीर में भी दोनों जीन्स है। अभी एक घर में 4 लोग वही खाना खा रहे हैं, लेकिन एक को कैंसर हो रहा है, दूसरे को नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है उसकी बाकी लाइफस्टाइल क्या है। सिर्फ खाने पे नहीं, खाना भी है, एक्सरसाइज और लाइफ क्या है, ये लाइफ है ना, ये हमारी चैतन्य शक्ति, ये लाइफ फोर्स है। उसकी स्टाइल क्या है, क्या वो खुश रहता है, शांत रहता है, प्यार से रहता है, शक्तिशाली होकर रहता है, तो ये बहुत जरूरी है। तो क्या होगा, हमारे डिसीज प्रिवेंटिंग जीन्स ओपन होते हैं। तो इसीलिए जैसे जितना हम खुश रहेंगे, सभी के लिए अच्छा क्यों सोचना है, वो हमारे लिए, हमारे फायदे का है, दूसरों के लिए नहीं। मेरे अच्छे सोचने से मेरे शरीर में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, मेरे जो डिसीज कॉजिंग या डिसीज प्रिवेंटिंग हेल्दी जीन्स ओपन होंगे और मेरी इम्यून पावर अच्छी होगी। तो इससे क्या होगा, मुझे बीमारियां नहीं होगी। इसीलिए दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए कोई कुछ भी करे, लेकिन उसके
बच्चे नहीं मान रहे, छोटी छोटी बातें होती है ना। कोई बच्चों को हम बोलेंगे अरे अंघोळ झाल्यानंतर टॉवेल बाहेर टाकत जा, ते टॉवेल तसाच बेडवर टाकून जातो, आई चिडत राहते, तो तर ठेवत नाही। एक तो वैसे के वैसे गीला वहीं पे रहने दो, या फिर उसको समझाओ नहीं करता है तो वैसे रहने दो, लेकिन गुस्सा नहीं करना है। उससे क्या होगा, फिर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक ये सब होने ही वाला है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, थोड़ा मेडिटेशन करके कैसे ये करना है, तो एंड में हम वो भी देखेंगे। और साथ में दो और बातें, एक है हमारा खान पान और दूसरा है एक्सरसाइज, है ना, क्योंकि शरीर का भी ध्यान देना है और फिर इस शरीर को चलाने वाली शक्ति जो है उसका भी ध्यान देना है। तो शरीर को ध्यान देने के लिए क्या क्या करना है, हमें डाइट और एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। सभी बीमारियां क्यों हो रही है, 3 बातों की वजह से। एक तो हमारे जो पैर है ना वो अभी ठंडे हो गए, पेट है ना वो टाइट हो गया है, और सिर है ना वो गर्म हो गया। क्या करना है, उसको उल्टा करना है, पैरों को नरम करना है, वरना क्या चलना है। दूसरा, पेट को नरम करना है, वरना खाने पे कंट्रोल करना है, और सिर को ठंडा रखना है, वरना ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, अच्छी नींद करनी है। तो अभी पैरों को गर्म करने के लिए चलना है, एक्सरसाइज करना है, तो उसके बारे में हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। दूसरा, पेट को नरम करना है, मतलब खाने पे क्या ध्यान देंगे, 4 जो व्हाइट पॉइजन है वो हमारे खाने में कम आने चाहिए। क्या क्या है बताइए, शुगर, साकर, मीठ, मैदा और घी और तेल, है ना, ऑयल, ये हमारे खाने में ना के बराबर। फिर टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक ये भी ना के बराबर आना चाहिए। नॉनवेज हमारे खाने में आना ही नहीं चाहिए, ये साइंस ने प्रूव किया है, नॉनवेज डाइट और कैंसर का रिलेशन। इसीलिए जो जितने भी ईस्टर्नर्स है ना, जो हमारे पूर्व के देश, वो पहले से ही नहीं खाते थे, तो पाया गया कि उनमें कैंसर नहीं होता था। इसीलिए हमारे जो अभी पाश्चिमात्य देश है ना, इस वेस्टर्न कंट्रीज, वो भी अभी क्या कर रहे हैं, उन्होंने भी नॉनवेज डाइट अपनाना चालू किया है। इनफैक्ट वो तो वेगन हो गए हैं, वरना वो मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट भी नहीं लेते हैं। तो ये सब हमारे खाने में ना के बराबर आना चाहिए। और दूसरा, रिसर्च हुआ, इसको नोबेल प्राइज हुआ। नोबेल प्राइज माना जो पूरे विश्व में सबसे बड़े रिसर्च को दिया जाता है। तो ये जो जापानीज साइंटिस्ट ने क्या रिसर्च किया, आपको आइडिया है ना, प्रेगनेंसी वालों के लिए नहीं, प्रेगनेंसी वालों के लिए 3-4 बार खाना है, लेकिन बाकी सबके लिए 2 टाइम मील होना चाहिए। माना आपने सुबह 10-11 बजे खाना खा लिया और शाम को फिर 5-6 बजे। तो अभी क्या होगा, आपने शाम को 5-6 बजे खाना खाया, उसके बाद आप कुछ नहीं खा रहे, सुबह 10 बजे खा रहे, तो ऑलमोस्ट 16 आवर्स फास्टिंग होता है। तो जब हम 16 घंटा उपवास करते हैं, कुछ खाते नहीं, तो उस समय क्या होता है, हमारी जो सेल्स है, हमारी जो पेशी है, वो क्या करेंगे, हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, हमारे शरीर में फैट सेल्स है, डेड सेल्स है, कैंसर सेल्स है, जो सेल्स में प्रोटीन्स नहीं बन रही है, ऐसे जो डैमेज सेल्स है, ये सारे सेल्स को खुद खा लेते हैं। तो हमारा शरीर क्या करते हैं, वो हमें बीमारी होने से खुद बचाते हैं। तो इसीलिए हमको क्या करना था, उपवास करना है। और उपवास का दूसरा मीनिंग क्या होता था, उतना समय अभी आप कुछ नहीं खाना पीना नहीं बनाना है, आप भगवान के साथ उपवास करो। लेकिन हम क्या करते हैं, उपवास के दिन और ही किचन में ही सब बिजी रहेंगे, है ना, और ही खिचड़ी भी बनाएंगे, सब्जी भी बनाएंगे, फिर और भी कुछ मीठा बनाएंगे। तो एकादशी यानी दुप्पट काशी, तो और गड़बड़ होती है, वेफर्स भी खाएंगे, फिर अलग अलग कुछ कुछ बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, 2 टाइम्स मील, और उसमें भी हमारे खाने में ज्यादा क्या आना चाहिए, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट में जैसे कर्ड है या छाछ है, ये हमारे खाने में, और ग्रेन। तो अभी 2 टाइम्स मील कैसे फॉलो करना है, सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, ग्रीन स्मूदी या ग्रीन जूस। तो ग्रीन जूस कैसे बनता है, बहुत सारा पालक लेना है, उसके बाद दूधी होता है ना, लौकी होता है, वो लेना है। बाकी जो हमारे घर में पत्ते होते हैं, पुदीना है, तुलस है, या फिर खाने का पत्ता है, तो ये सारे, धनिया है, ये पत्ते लेने हैं। उसमें ज्यादा आपने क्या किया, पालक लिया, लौकी लिया, और फ्रूट में छोटा वाला केला, छोटा वाला पेरू, अमरूद, या फिर सेब छोटा वाला, या आधा, बड़ा है तो आधा, ये डाल के बस मिक्सर में जूस रेडी हो गया। उसमें थोड़ा सा नमक डालो, और चाहिए तो काला मिर्ची डालो, काला मिर्च डालो। अभी इसमें आपको कुछ बनाने के लिए टाइम जाएगा क्या, इसमें ग्रीन जूस, मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल
मूंग ले सकते हैं, मटकी ले सकते हैं, चौली ले सकते हैं, चना ले सकते हैं। अभी उसको भी बनाने के लिए आपको कुछ टाइम नहीं जाता है। फिर सलाद लेना है। सलाद में क्या लेना है, जैसे टमाटर है, काकड़ी है, फिर गोभी पत्ता है, ये हमारे सलाद में आ गया। ये 3 हो गया। फिर थोड़ा सा कुछ फ्रूट्स लेना है, ड्राई फ्रूट्स में 4-5 बादाम और अखरोट रात को भिगो के सुबह लेना है। अभी आपने इतना सब खाया, उसके बाद आपके पेट में कितनी जगह रहेगी, कुछ बचेगा क्या? फिर क्या लेना है, 1 आध रोटी और थोड़ी मतलब सब्जी आप बहुत ज्यादा ले सकते हैं, तो सब्जी और रोटी। अभी रोटी भी जो है ना, चावल की रोटी नहीं लेनी है। हमारे खाने में चावल ना के बराबर आना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट जो है, मीठी चीजें जो है, जैसे आलू है, तो ये ज्यादा हमारे खाने में कम आना चाहिए। ज्यादा से प्रॉब्लम कार्बोहाइड्रेट की वजह से होता है हमारे खाने में। जैसे गेहूं का भी हमारे खाने में कम होना चाहिए। तो ये सबसे, एक तो डायबिटीज होगा और डायबिटीज की वजह से हार्ट अटैक होगा। लोगों को लगता है कि हार्ट अटैक की वजह से गए, लेकिन उनको होता है डायबिटीज। और डायबिटीज क्यों हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे कार्बोहाइड्रेट खाने से। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने में, शक्कर, जो भी हमने 4 चीजें कही, वो ना के बराबर आनी चाहिए। तो किसकी रोटी बनाएंगे, एक तो जवार, बाजरा या मिलेट्स, ओट्स। मैं जनरली क्या करती हूँ, जो मूंग होते हैं, जैसे स्प्राउट्स आते हैं, भिगो ले मूंग, मोड़ा ले, उसको हमको मिक्सर में उसका आटा बना लेना है और उसमें ओट्स जो है वो ओट का आटा मिक्स करना है। उसका जैसे डोसा बना लो, या फिर जैसे वो चिला बनाते हैं बेसन का, वैसे। तो ये हमारे खाने में आना चाहिए। तो जितना हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम होगी, तो हमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर, ये सारी बीमारियां नहीं होंगी। और फिर वही हमको शाम को भी यही लेना है। बीच में हमने तो हमारा कम समय जाएगा किचन में, और उतना जो भी समय मिलेगा हम और भगवान को जो उपवास बोलते हैं उतना हम, जितना हमारा मेडिटेशन, मन भी शांत रहेगा। बाकी जैसे खाने में कहते हैं कि जितना आपकी बॉडी क्लीन है, क्लीन बॉडी इज इम्यून बॉडी। जैसे प्लेट आपको दिया, तो प्लेट धोने के लिए यदि आपको साबुन यूज करना पड़ रहा है, यदि प्लेट पानी से ही साफ हो जाती है, तो वैसे ही आपका पेट भी पानी से ही साफ हो जाएगा। तो यदि आपको प्लेट धोने के लिए जितना मेहनत करनी पड़ती है, उतना ही आपका प्लेट और पेट, तो उतना आपको, तो अंदर साबुन कौन लगाने जाने वाला है, नहीं ना। तो इसीलिए जितना, यदि प्लेट ऐसे ही साफ हो रही है, तो मेरा पेट भी वैसे ही साफ हो जाएगा। तो रोज सुबह उठते ही 2 गिलास गर्म पानी भी लेना, और जो जैसे मैंने कहा ये 2 टाइम फूड का आप देखना, तो ये सारी बीमारियां है ना, होने की संभावना ना के बराबर होगी। तो अभी हम थोड़ा सा मेडिटेशन के बारे में भी देखेंगे। उसके पहले थोड़ा, मुझे नहीं लगता है यहाँ कोई प्रेग्नेंट मदर्स आए हुए हैं, गर्भवती माताएं कोई है यहाँ पे। फिर भी हम थोड़ा सा गर्भ संस्कार के बारे में देखेंगे, क्योंकि अभी आप माताएं हो, फैमिली में रहते हो, आसपास कोई प्रेग्नेंट होते हैं, तो आप उनको जरूर बता सकते हैं। जैसे ये सारे प्रोजेक्ट्स ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा नेशन वाइड चलते हैं। ये कैंसर का प्रोजेक्ट भी हमारा नेशन वाइड चलता है, जिसको वेलनेस ऑफ वुमन कहा जाता है। सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर से हम कैसे मुक्त हो। तो वैसे ही गर्भ संस्कार, तो गर्भ संस्कार में यदि मैं आप सभी को पूछूंगी कि यदि आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है, तो आप कैसे बच्चे चाहेंगे, कैसे बच्चे चाहेंगे? हाँ, डिवाइन माना क्या, डिवाइन अच्छा माना क्या, कौन सी शक्तियां हो उसमें? चलो अभी आप सभी आंखें बंद करो और आप सभी देखो, मैं जो जो थॉट्स देती जाऊंगी सभी 1 मिनट के लिए आंखें बंद करना और ऐसे विजुलाइज करना। मान लो आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है या आपके आजू बाजू में, तो उन सभी के बच्चों को आपको देखना है। जो गर्भ में है वो 20 साल के बाद जो हम सभी के बीच में होंगे, देखिए उन सभी को 20 साल के बाद जो हम सबके बीच में होंगे। देखिए सबका व्यवहार कैसा है। हो सकता है वो बेटा हो, बेटी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो,
जिस भी कार्य क्षेत्र में है वहाँ सभी के साथ उसका व्यवहार कैसा है। किसी से कुछ गलती हो जाती है, देखिए उस समय उसका व्यवहार कैसा है। जीवन में चलते चलते कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उस समय उसका व्यवहार कैसा है। देखिए 20 साल के बाद जब वो हमारे बीच में होगा, ओम शांति शांति शांति। देखा सभी ने, कुछ दिखाई दिया। घर में सभी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। वो बहुत खुश रहेगा, बहुत प्यार से व्यवहार कर रहा है, खुद से भी प्यार कर रहा है, सभी से प्यार कर रहा है, खुश है, स्माइलिंग है ना, हैप्पी है। तो पूरा जीवन हैप्पी रहना चाहिए कि 80% टाइम हैप्पी, कभी कभी रो रहा है, गुस्सा कर रहा है, नहीं ना। पूरा समय उसको कैसे रहना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है ना। सभी जहाँ पे भी जिस कार्य क्षेत्र में वहाँ भी सभी के साथ कैसा हुआ है, सभी के साथ प्यार से व्यवहार कर रहा है, शांति से। किसी से गलती हो जाती है तो क्या करना है, हमें उनको समझाने के लिए भी आना चाहिए, लेकिन फिर उनको माफ करने के लिए भी आना चाहिए, फॉरगिविंग नेचर भी होना चाहिए। तो यदि हम चाहते हैं हमारे बच्चे सदा स्माइलिंग हो, हैप्पी हो, सभी से प्यार करें, लविंग हो, केयरिंग हो, सभी का ध्यान रखे, सभी को देने वाले, गिविंग हो, फॉरगिविंग हो, तो यदि ऐसे बच्चे हमें चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे देखो कोई भी प्रेग्नेंट होता है तो सभी बताते हैं तुझे ये नहीं खाना है, तुझे ये खाना है ना, ताकि तेरा हेल्थ ठीक रहे, तुझे वॉकिंग करना है, एक्सरसाइज करना है। ये सारा हम ध्यान क्यों रखते हैं, ताकि वो शरीर से है ना फिजिकली हेल्थी होंगे, तो हमारे बच्चे फिजिकली हेल्थी होंगे। ये सब आप मान रहे हैं। अभी हमको क्या चाहिए, बच्चे सदा खुश रहने वाले, सदा स्माइलिंग, जैसे श्री कृष्ण की तरह। श्री कृष्ण कैसे दिखाते, सदा खुश दिखाते, सदा स्माइलिंग। गांधारी ने श्राप दिया तो रोने नहीं लगा ना, है ना, तो भी क्या है, तो सदा स्माइलिंग है, हैप्पी है। तो ऐसे बच्चे चाहिए। तो आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर ऐसे लेने से होंगे क्या बच्चे। उसके लिए क्या करना होगा बताइए, उसके लिए क्या करना होगा, क्या करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, माँ को वैसे बनना पड़ेगा ना। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सदा खुश रहे और माँ छोटी छोटी बातों में नाराज हो रही है, मूड ऑफ हो रहा है, गुस्सा कर रही है, रो रही है, तो बच्चे रहेंगे क्या सदा खुश। हम चाहते हैं हमारे बच्चे बहुत शक्तिशाली हो, माँ दुर्गा की जैसे हो, और मम्मी जो है ऊपर से चिपकली गिर जाती है और डरती है। और बच्चे कैसे चाहिए, झांसी की रानी दुर्गा, ऐसे हो सकते हैं क्या। तो क्या करना होगा, माँ को वैसे शक्तिशाली बनना पड़ेगा। अभी सब हम चाहते हैं बच्चे बहुत प्यार करें और फिर छोटी छोटी बातों में मम्मा किसी से नफरत करती है, तो वैसे होंगे क्या बच्चे, नहीं होंगे। तो यदि हमें ऐसे बच्चे चाहिए तो हमारी माताओं को हमें बताना पड़ेगा कि माताओं को सिर्फ खाने पीने का, एक्सरसाइज का ध्यान नहीं देना है, तो करना ही है, क्योंकि जब मम्मा स्वस्थ रहेगी फिजिकली तभी बच्चे हमारे स्वस्थ होंगे। तो अभी जो हमने खाने पीने के बारे में देखा उसका तो ध्यान देना ही है, लेकिन साथ में हमें माताओं को थोड़ा मेडिटेशन के बारे में बताना है। तभी हमारी माताएं वैसे बनेंगी। तो इसलिए जो हम ये गर्भ संस्कार का प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो प्रोजेक्ट हमारा पूरा जैसे ऑनलाइन, कोविड में क्या हुआ,
हम बाहर जा नहीं सकते थे, तो क्या हुआ, हमने जो भी प्रोजेक्ट्स है वो ऑनलाइन चालू किए। तो ऑनलाइन में क्या हो रहा था कि जूम के माध्यम से हम ये डेली प्रोजेक्ट हमने चालू किया। ये 15 अगस्त 2020 में हमने चालू किया और आज भी ये प्रोजेक्ट जो है डेली चलता है। तो इसका डेली यूट्यूब लाइव भी होता है। तो यूट्यूब आपको सिर्फ याद रखना है, डिवाइन गर्भ संस्कार, आप किसी को भी बता सकते हैं। सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ब्रह्मा कुमारी के, वो फ्री प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ये डिवाइन गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल है और ये जूम के माध्यम से रोज रात को 8 बजे और संडे को 11 बजे ये प्रोग्राम होता है। तो कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। रात को 8 बजे तक माताएं अपना घर का काम कंप्लीट करके वो आराम से बैठ सकते हैं। और जूम से क्या है, लाइव है, तो आपको कुछ पूछना है डॉक्टर से तो पूरी टीम होती है और उसमें फिर उसको डाइट क्या लेना है, एक्सरसाइज क्या करना है। अभी नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए क्योंकि आजकल सीजेरियन भी बढ़ रहा है, तो नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। तो उसके लिए एक्सरसाइज सिखाने के लिए हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर होते हैं, हमारे पास योगा टीचर्स होते हैं, वो आपका वहाँ प्रैक्टिकली एक्सरसाइज करा के लेते हैं। डाइट के लिए हमारे पास डाइटिशियंस होते हैं, वो बताते हैं कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मेडिटेशन सिखाया जाता है। फिर जैसे हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए क्या करना है, फिर म्यूजिक के बारे में, ड्राइंग, जो भी जैसे बच्चों को हमें बहुत अभी सुपर बेबी बनाना है तो पहले मम्मा को सुपर मम्मा बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए उस प्रोजेक्ट का नाम है सुपर मॉम बेबी। तो मम्मा यदि शक्तिशाली बनेगी, मम्मा के अंदर वो सारे वैल्यूज आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो बेबी के अंदर भी आ जाएंगे। क्योंकि अभी जैसे बेबी का अंदर शरीर ही नहीं बन रहा है, बेबी का मन का भी निर्माण हो रहा है। तो जैसे मम्मा का सॉफ्टवेयर होगा वही क्या होगा, बेबी का भी सॉफ्टवेयर होगा और उस सॉफ्टवेयर के बेबी से हार्डवेयर का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। तो जब मम्मा शांत रहेगी, खुश रहेगी, तो बेबी के अंदर भी क्या वैल्यूज आएंगे, वही वैल्यूज आएंगे। और ये सारी बातें नहीं है, ये साइंस ने भी प्रूव किया और इंडियन कल्चर में हमको सभी को पता है पहले से। अभिमन्यु ने कहा सीखा, गर्भ में ही सब कुछ सीखा, चक्रव्यूह भेजना। तो गर्भ में बच्चे सीखते हैं, ये साइंस ने भी प्रूव किया है और ये हमारे इंडियन कल्चर में भी था। लेकिन हम इन बातों को मानते नहीं थी। माताएं स्ट्रेस लेती है, छोटी छोटी बातों में नाराज होती है, मूड ऑफ होता है। तो उससे क्या हो रहा है, माताओं में भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। माताओं में शारीरिक प्रॉब्लम्स होते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डायबिटीज होता है। फिर जो माताओं में ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, स्ट्रेस होता है, जैसे मैंने कहा ना आपको हार्मोन्स निगेटिव रिलीज होंगे, तो उसका काम क्या है कि ब्लड सप्लाई को, ब्लड वेसल्स दब जाता है। इसीलिए तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है हमें क्या, समझो ये पाइप है, ये दब जाएगा तो उसमें से जो पानी जाना है तो उसको प्रेशर से जाना पड़ेगा। तो हमारा जो खून जाता है, जो पाइप है, वो दब जाएगा तो क्या होगा, वो प्रेशर से जाना पड़ेगा। इसीलिए तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो जब खून कम मिलेगा, ऑक्सीजन कम मिलेगा, तो बेबी का वजन कम रहेगा, बेबी के आसपास की पानी की मात्रा कम होती है और जब पानी की मात्रा कम होती है तब बच्चे अंदर सांस ठीक से नहीं ले पाते हैं, तो बच्चा अंदर संडास पॉटी करते हैं। इसलिए आप सुना होगा डॉक्टर कहते हैं इसने अभी संडास किया, इसको बचाने के लिए सीजर करना पड़ेगा और फिर वो कभी कभी वेंटिलेटर पे भी उसको रखना पड़ता है। और ये ऐसे जो छोटे बच्चे होते हैं, आगे चलकर साइंस ने ये कहा कि फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिसीजेस में माना ऐसे लोगों को आगे चलकर 25 साल 30 साल में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ये सारा होने की संभावना ज्यादा है। इसलिए देखो आजकल ये सारी बीमारियां क्या हो रही, 25-30 साल में ही आजकल हार्ट अटैक वगैरह हो रहा है। तो ये सब यदि नहीं होना चाहिए तो जो अभी तक हमने बात की ना, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, तो माताओं को भी हमें ये बताना बहुत जरूरी है कि उनको सात्विक भोजन करना है। जो अभी हमने कहा वो उनके खाने में, डाइट में सभी सलाद, स्प्राउट्स ये सब खाना चाहिए। सिर्फ उनको 2 बार नहीं, उनको 3-4 बार खाना बहुत जरूरी है। और जैसे सभी ने सुना है, जैसे हमारा अन्न होता है वैसे हमारा मन होता है, वैसे हमारा जीवन। देखो अभी अब हम प्रसाद है ना, शिरा बनाते हैं तो 3 जगह बनता है। एक घर में हम बहुत प्यार से मम्मा बच्चों के लिए बनाती है, दूसरा होटल में भी बनता है, तीसरा प्रसाद के लिए बनता है। तो किसकी टेस्ट ज्यादा अच्छी होती है, प्रसाद की। क्यों? क्योंकि ईश्वर परमात्मा की याद में बनाया जाता है। तो वो एनर्जी, उससे क्या होता है, वो फूड जो है वो हाई एनर्जी फूड बनता है और उससे भी हमारी एनर्जी बढ़ती है। इसीलिए खाना बनाते समय, खाना खाते समय, खाना खिलाते समय में बहुत ध्यान देना है कि हम किस
भाव से उसे बना रहे, क्या खाना है वो भी जरूरी है, लेकिन किस भाव से बना रहे, किस भाव से खा रहे, किस भाव से खिला रहे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस पे मतलब ये बातें हमारे कल्चर में थी लेकिन हम मानते नहीं थे। तो जापानीज साइंटिस्ट मसारो इमाटो उन्होंने रिसर्च किया, क्या किया, जैसे अभी ये पानी का ग्लास है तो 2 ग्लास रखे, एक ही टेम्परेचर पे है, पानी रखा है, किसी ने पिया हुआ पानी नहीं रखा, उसके ऊपर लेबल लगाया, एक के ऊपर लेबल लिखा है प्यार, दूसरे ऊपर लेबल लिखा है नफरत, या एक के ऊपर है मदर तेरेसा, दूसरे ऊपर है एडोल्फ हिटलर। अभी जैसे हमारे जैसे 50-60 लोग आए और क्या करना है, इस लेबल को मन ही मन पढ़ना है, प्यार और नफरत, और फिर हम सब लोग चले गए। फिर रिसर्च में क्या किया गया, दोनों ग्लास में से एक एक पानी की बूंद को निकाला गया और फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर रख के IRN फोटोग्राफी मशीन से फोटोग्राफ लिए गए। तो क्या देखा, जिसपे प्यार लिखा था तो बहुत सुंदर रंगोली के जैसे इमेजेस, और जहाँ नफरत लिखा था वहाँ क्या है, ब्लैक डिस्टॉर्टेड इमेजेस। अब ये पानी कहाँ है, ये पानी कहाँ है, बाहर है। इसके ऊपर असर किसका हुआ, जो हम सब लोगों ने विचार किए, तो हमारे विचारों का असर बाहर इतना हो रहा है, तो हमारे शरीर में कितना होता होगा, और हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है, तो उससे पानी तरल तत्व है, वो एनर्जी फास्ट फ्लो होती है। जैसे हमारे घर में पूजा पाठ होती है तो हम क्या करते हैं, पंडित जी बोलते हैं है ना, तीर्थ लेकर आओ, पंचामृत लेकर आओ, तो वो सब हाई एनर्जी जो वर्ड्स होते हैं ना वो कैच करते हैं और फिर हम वो सभी को बांटते हैं, तो ये एनर्जी उसमें जाती है। तो जो हम सोचेंगे वो एनर्जी उस पानी से हमारे पूरे शरीर की एक एक कोशिकाओं तक जाती है। इसीलिए हमारी सोच में वो सकारात्मकता, वो पॉजिटिविटी आना बहुत जरूरी है। चाहे लोगों का व्यवहार कैसे भी हो, हाँ लोग कुछ भी कहे, परिस्थिति कैसे भी हो, लेकिन फिर भी हमें कभी खुश रहना है, शांत रहना है, ये समझना बहुत जरूरी है। अभी जैसे मान लो कि एक घर में तीन बहुएं हैं, है ना, मान लो कि अभी आप 3, आपका नाम क्या है बताइए, हाँ उषा, आपका नाम क्या है सुनंदा, आपका नाम क्या है वैशाली। हाँ तो ये 3 एक घर में है ना, और इनके मान लो सास है, और सास ने इनको बोला कि घर में मेहमान आने वाले हैं, ये सब करना है, तो सबको काम बता के दिया था। अभी कुछ तो हुआ और वो काम ठीक से हुआ नहीं है, तो ना आपने कोशिश की थी लेकिन नहीं हुआ, तो क्या हुआ, सास ने इनको बहुत कुछ बोला। तो अभी इसमें से जो उषा थे उनको क्या हुआ, इतना रोना आया, उनको लगा इतना सब करो फिर भी सब कुछ सुनना पड़ता है, इतना करो उसके बाद भी क्या करना पड़ता है, सब कुछ करने से भी कोई फायदा नहीं रहता है। आपने क्या बताया नाम, सुनंदा। सुनंदा जो थे उनको बहुत गुस्सा आया, उनको लगा समझते क्या है अपने आप को, हाँ इतना सब करने के बाद भी सुनना पड़ता है। उनकी वैशाली थे, उन्होंने कहा चलो हमसे थोड़ी मतलब नहीं हुआ है ना, भले हमने कोशिश की। अभी उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम अभी ठीक है, और वो पहले अभी हम लोग चाय देते हैं, फिर जो भी काम बचा है वो कंप्लीट करते हैं। तो अभी तीनों का व्यवहार क्या था, एक दुखी हुए, एक ने गुस्सा किया, और एक जो थे वो स्टेबल रहे, शांत रहे, है ना। अभी हम लोग क्या बोलते हैं कि इनके वजह से मुझे गुस्सा आता है, इनके वजह से मैं दुखी होती हूँ, तो होना है तो तीनों को सेम होना चाहिए। व्यक्ति तो एक ही था और परिस्थिति भी एक ही थी, लेकिन तीनों का रिस्पॉन्स क्या था, अलग अलग था। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, वो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, उस परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, या इन लोगों की वजह से वो रिस्पॉन्स अलग अलग रहा। क्या समझते हैं आप, क्या समझ रहे हैं, इनकी वजह से ना, कि वो डिपेंड कर रहा है। अभी व्यक्ति एक ही है, परिस्थिति एक ही है, तो तीनों का रिस्पॉन्स सेम होना चाहिए। होना है तो तीनों को दुखी होना है तो तीनों को गुस्सा करना है, तीनों को शांत रहना है, स्टेबल रहना है। तो इसका मतलब क्या, विचार किसकी रचना है, परिस्थिति की रचना है या व्यक्तियों की रचना है? विचार किसकी रचना है, विचार मेरी रचना है। ये सबसे पहले आज से ये हम लेके जाएंगे, जो भी होता है मेरे दुख के लिए, मेरे खुशी के लिए, वो विचार निर्माण करने वाला कौन है, मैं हूँ, है ना ही वो परिस्थिति, ना ही वो व्यक्ति। अभी हम जो भी सोचेंगे, जैसे हम बार बार देख रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं उससे क्या हो रहा है, फिर बीमारी हो रही है, जो भी हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हम जो सोच रहे हैं। तो हमारा मन यदि दुखी होगा, नाराज होगा, शरीर में
मेरा घर। तो 4 जगह उन विचारों का असर हो रहा है। तो अभी फिर इन विचारों को चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या लगता है सभी को? करना चाहिए। तो ये कौन करेगा? मेरे विचार मेरी रचना है, तो कौन करेगा? मैं करूंगी। तो मैं करूंगी माना कौन करेगा? मैं करूंगी माना कौन करेगा? विचार कौन करता है बताइए? हार्ट विचार कर रहा है, लीवर विचार कर रहा है, किडनी विचार कर रही है, ब्रेन विचार कर रहा है। कौन विचार कर रहा है? कौन कर रहा है विचार? कौन कर रहा है बताइए? कौन कर रहा है? सभी समझते हैं मन विचार करता है। कौन कौन समझता है मन विचार करता है? हाथ ऊपर करिए। बहुत अच्छा। तो इसका मतलब क्या? मन को हमें शक्तिशाली बनाना है। तो वो मन कहाँ है? वो मन कहाँ है? वो मन कहाँ है? हाँ, मन जैसे ये शरीर के अंग है वैसे ही मन क्या है? आत्मा का एक अंग है ना। तो जब हम सोचते हैं तो आत्मा तभी मन कहलाई जाती है। जब हम निर्णय लेते हैं तभी बुद्धि कहलाई जाती है। और जो हम कर्म करते हैं वो संस्कार बनते हैं। तो काफी आप में से बाबा के बच्चे ही है तो आप सभी को पता ही है, तो हम बहुत उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन जब हम मेडिटेशन करेंगे तो क्या होगा? हमारा आत्मा, जब मैं खुद शक्तिशाली हो जाऊंगी तो मेरा मन शक्तिशाली होगा, बुद्धि शक्तिशाली होगी और हमारे संस्कार अच्छे बनेंगे। तो जो भी मेरे संस्कार है ना, कभी कभी गुस्सा करने के, नाराज होने के, डरने के, ये संस्कार भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये संस्कार परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए संस्कार बनते कैसे हैं वो समझना बहुत जरूरी है। आप सभी को पता है ना, हमारे 5 टाइप के संस्कार होते हैं। क्या होता है? ओरिजिनल संस्कार होते हैं, दूसरा होता है जो हम पास्ट बर्थ से लेकर आते हैं, और तीसरे संस्कार होते हैं जो हमारे एनवायरमेंट, जिनके सानिध्य में हम आते हैं, उससे संस्कार बनते हैं। चौथे होते हैं विल पावर से, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, तो वो उस हिसाब से विल पावर से। और 5वें होते हैं जो हमें खानदानी संस्कार मिलते हैं। तो अभी खानदानी संस्कार हम चेंज नहीं कर सकते, पास्ट संस्कार चेंज नहीं कर सकते। हाँ, एनवायरमेंट जिसके संग में आएंगे, संग का डंडा लगता है तो अच्छे संग से अच्छे संस्कार बनेंगे। और एक होते हैं विल पावर, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे हम महाशिवरात्रि पे व्रत लेते हैं, व्रत माना क्या? दृढ़ संकल्प करना। तो जब हम कहते हैं कि चाहे आज से कुछ भी हो जाए, मुझे जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, उठकर थोड़ा मारने का, तो एक्सरसाइज करना है, खाने पीने का ध्यान देना है। तो जब हम ये करना चालू करेंगे तो 1 हफ्ता करने से ही क्या होता है? हमारे पास ना जो ब्रेन है, ये तथास्तु मशीन है, वो क्या करता है? तथास्तु। जो आप करेंगे तथास्तु। अभी हम रोज सुबह उठकर आधा घंटा चलेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे 4 बजे, 4:30 बजे, मान लो कोई 6 बजे उठ रहा है तो पहले 5 बजे उठना चालू करेगा जल्दी उठने का। तो 1 हफ्ते के अंदर क्या होंगे? मेरे वैसे उठने के संस्कार बन जाते हैं। नहीं तो क्या होगा? मान लो अभी आप में से कोई सुबह 7 बजे उठता है तो आपको 6 बजे उठना है, तो आप जाएंगे, अलार्म लगाएंगे, कल सुबह अलार्म बजेगा तो आप उठेंगे, है ना। अलार्म बजेगा तो थोड़ा सा उठेंगे, लेकिन आपको याद आएगा अरे कल तो बहुत लेट हो गया था, आज नहीं, है ना, कल से उठते हैं। तो आप क्या करेंगे? अलार्म बंद करेंगे, फिर वापस दूसरे दिन अलार्म लगाएंगे, तो अलार्म बजेगा तो फिर आपको लगेगा अरे हाँ उठना चाहिए, कल भी नहीं उठे थे, मन विचार करेगा। फिर आप सोचेंगे अरे आज तो फिर दोपहर को भी सोने को नहीं मिलेगा, दोपहर को गेस्ट आने वाले या बाहर जाना है, नहीं तो अभी कल से उठते हैं। तो ऐसे हर दिन हम अलार्म बंद करेंगे और फिर 8 बजे का उठने का हमारा क्या बनेगा? संस्कार बनेगा, क्योंकि ब्रेन क्या करेगा? तथास्तु करेगा। और थोड़े दिन में क्या होता है? अलार्म बजता है, हमें अलार्म भी सुनाई नहीं देते और फिर घर वाले उठ जाते हैं, बोलते एक तो अलार्म लगाया बंद करो, या लगाओगे तो उठकर बंद क्या करो। तो वैसे ही हम यदि जल्दी उठेंगे तो जल्दी उठने का हमारा संस्कार बनेगा। वैसे हमारे हम खाने के संस्कार बना सकते हैं। जो भी मान लो हमें छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है या छोटी छोटी बातों में बुरा लगता है, तो हमें खुद का कुछ चेकिंग करना होगा कि मुझे कौन से संस्कारों को चेंज करना है। तो वो संस्कारों को हमें क्या करना है? रोज रात को मन को बताना है कि आज से मैं शांत रहूंगी, आज से चाहे कुछ भी हो जाए, मान लो गुस्सा आता है या हम इरिटेट होते हैं, तो क्या हुआ? वो जो हम संस्कार क्यों रात को सोते समय करना है? कॉन्शियस माइंड से तो हम सबको पता है कि हमें खुश रहना है, शांत रहना है, प्यार से रहना है, गुस्सा नहीं करना है, नाराज नहीं होना है, फिर भी हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंड करती है। और सबकॉन्शियस माइंड हमें प्रोग्रामिंग को चेंज
जो भी हमें चेंज करना है वो रोज रात को हमें संकल्प लेने हैं। इसीलिए कहते हैं संकल्प से सिद्धि। और संकल्प भी कैसे होने चाहिए, हमें अच्छा अच्छा सोचना है। ज्यादातर क्या है, हम सोचते हैं, मेरे साथ तो हमेशा ऐसे होता है, तो कुछ कुछ कभी कभी बहुत निगेटिव सोचते हैं या व्यर्थ सोचते हैं, तो अभी उसको परिवर्तन करना है। हमें क्या करना है, जागृत माइंड से उसको सुषुप्त, मतलब जो जागृत माइंड है उससे हमें सोचना है कि नहीं, मैं बहुत हेल्दी हूँ, वेल्थी हूँ, हैप्पी हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। यदि डर लगता है किसी को तो सोचना है मैं शक्तिशाली हूँ। कोई गुस्सा करता है तो सोचना है मैं तो बहुत शांत हूँ, मैं बहुत स्थिर बुद्धि हूँ, मैं बहुत मीठी हूँ, प्यारी हूँ। तो ये सारे संकल्प हम लिखेंगे तो क्या होगा, रात भर 8 घंटा 6 घंटा जब हम सोते हैं उसका असर हमारे मन के ऊपर और हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग उससे चेंज हो जाती है। और रोज सुबह उठते ही फिर हमें उन संकल्पों को दोहराना है, तो उससे हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं। और संस्कार परिवर्तन से ये संसार परिवर्तन होता है। इसलिए ब्रह्मा कुमारीज में कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, विचार बदला जग बदले। तो हमें क्या करना है, हमारे विचारों को, हमारे संकल्पों को, सबसे शक्ति जो हमारे पास है वो है हमारे विचार। और जो हमारे संकल्प है वही हमारे बोल होते हैं और वही हम कर्म करते हैं, वही हमारा भाग्य, वही हमारा चरित्र बनता है। तो आज से हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे संकल्प करेंगे। क्या क्या संकल्प करने हैं वो भी हम देखेंगे। तो उससे क्या होगा, संकल्प चेंज होंगे, हमारे संस्कार भी चेंज हो जाएंगे। और इसमें हमें कौन से संस्कारों को लेकर आना है, जो हमारे ओरिजिनल संस्कार है। आप सभी को पता है हम सभी आत्मा के क्या ओरिजिनल संस्कार है, कौन बताएगा मुझे, आत्मा के क्या क्या ओरिजिनल संस्कार बताइए। शांति, प्रेम, आनंद, और ये सभी का हमारे शरीर के साथ भी कोई कनेक्शन है, आपको पता है। अभी समझाने के लिए बहुत इजी मैं आप सभी को समझा रही हूँ। जैसे ये सारा हम क्या ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, सत्य ज्ञान, है ना। आज हमने स्वयं के बारे में जाना, तो आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान, ये सारा क्या है, सत्य ज्ञान। ज्ञान से कौन सा ऑर्गन एनर्जाइज होता है, ब्रेन, है ना। हमारी बुद्धि दिव्य बनती है, विशाल बनती है। दिव्य बुद्धि से हम सही निर्णय लेते हैं। तो ज्ञान से क्या होता है, ब्रेन एनर्जाइज होता है। उसके बाद फिर पवित्रता आती है, क्योंकि मुझे ज्ञान मिला, हम सभी आत्मा आत्मा भाई भाई है ना, भाई बहन है, सब उस परमात्मा के बच्चे। तो क्या हो गए, सभी भाई भाई हो गए। तो किसी के लिए कुछ बुरा सोचेंगे क्या, सभी के लिए अच्छा सोचेंगे कोई। और आज तो हमने वो भी देखा, बुरा सोचने से क्या होगा, मेरा ही बुरा होगा, उसके साथ कुछ वो ना हो लेकिन मेरे साथ बुरा होगा। तो मुझे क्या करना है, अच्छा ही सोचना है, सभी के लिए अच्छा सोचना है। तो फिर क्या होते हैं, हमारे संकल्पों में वो शुद्धता, वो पवित्रता आती है। उस पवित्रता से हमारी सारी कर्मेंद्रियां है ना, वो पवित्र बन जाती है। ये आंखें कुछ गलत देखेगी नहीं, कुछ गलत पढ़ेगी नहीं, ये कान कुछ गलत सुनेंगे नहीं, ये मुंह कुछ गलत बोलेगा नहीं, ये मुंह कुछ गलत खाएगा नहीं, ये मुंह कुछ गलत पिएगा नहीं। क्योंकि यहाँ से यहाँ से यहाँ से जो जाता है वो यहाँ चित्त पर बैठता है और उससे फिर हमारे संकल्प आते हैं। तो यदि मेरे संकल्प बहुत अच्छे चाहिए तो उसके लिए भोजन क्या है, संकल्प, मन संकल्प करता है, लेकिन उसके लिए भोजन क्या है, यहाँ से क्या देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। तो जैसे ही पवित्रता आई, सभी कर्मेंद्रियां क्या बन गई, पवित्र। अभी कर्मेंद्रियां पवित्र बन गई तो कुछ गलत तो होने ही वाला नहीं। तो हमारा मन कैसे होगा, शांत। तो शांति से मेरे फेफड़े जो है वो एनर्जाइज होते हैं। कोविड में क्या हुआ, फेफड़ों में ही प्रॉब्लम हो गया। तो जितना आप शांत रहेंगे आपके फेफड़े भी बहुत एनर्जाइज रहेंगे, सुचारू रूप से काम करेंगे। तो अभी शांत हो गए, सभी के लिए आत्मिक प्यार आता है। प्यार से क्या हो रहा है, हार्ट एनर्जाइज हो रहा है, हमारा हार्ट जो है वो सुचारू रूप से काम करेगा। अभी शांति भी है, प्यार भी है, तो आप कैसे रहते हैं, सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं। खुशी से क्या होता है, पेट एनर्जाइज होता है। इसलिए कहते हैं खुशी जैसा खुराक नहीं। तो जब आप खुश रहेंगे तो आपको एसिडिटी नहीं होगी। जब आप इरिटेट होते रहते हैं ना, ये ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हैं, ये सब नहीं करना, तो इससे क्या होगा, एसिडिटी नहीं होगी, पेट हमारा सुचारू रूप से काम करेगा। तो खुशी किसको एनर्जाइज देता है, करता है पेट। और फिर आता है आनंद, अतीन्द्रिय सुख। माना आजकल क्या है, लोग
खुशी किसमें ढूंढते हैं? कपड़ों में, खाने में, देखने में, सुनने में। बाबा के बच्चों को क्या है ना, बाबा को याद करे, बाबा के गाने सुने, तो ये सब क्या है, इसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख, है ना। सभी जो इंद्रियों से सुख नहीं ढूंढ रहे, कपड़े, सफेद कपड़े डाले बस हो गया, है ना, तो देखना नहीं पड़ रहा है कौन सा मैचिंग डालना है, कौन सा क्या कर रहा है, उससे खुशी। और उसमें भी क्या होता है, साड़ी खरीद ली, लेकिन सामने वाले ने बोला अरे क्या कलर दिया, तो खुशी गायब, है ना। तो इसीलिए ये सारा इसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख, तो आनंद। और जब ये 6 के 6 आ जाते हैं तब हम शक्तिशाली बनते हैं, तब हम लीडर बनते हैं, निर्भय बनते हैं। तो सबसे पहले क्या, ज्ञान। ज्ञान से ब्रेन एनर्जाइज हुआ, पवित्रता से ये सारा पवित्र बन गया, शांति से फेफड़े, प्यार से हार्ट, खुशी से पेट, आनंद से हमारी हार्मोन सिस्टम जो भी है ना, लेडीज के लिए सारा खेल हार्मोन्स का है। कैंसर निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे, उससे हो रहा है। तो जितना आप आनंद अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे, और पावर शक्ति से मसल्स और बोन। तो गर्भवती माताएं यदि ये 7 वैल्यूज से भरपूर होंगी तो क्या होगा, गर्भ में बच्चे का शरीर परफेक्ट डेवलप होगा। ये शरीर में आगे जाके बीमारी नहीं होगी। तो जब माँ ऐसे 7 वैल्यूज से भरपूर होगी, मेडिटेशन करेगी, माँ का शरीर भी स्वस्थ होगा, लेकिन बच्चे का शरीर गर्भ में, और जब उस गर्भ में माँ जब खुश रहती है, शांति से प्यार से रहती है, तो उसको क्या लगेगा, अरे वाह मैं तो गर्भ महल में हूँ। यदि मम्मा दुखी हो रही है, नाराज हो रही है ना, मूड ऑफ हो रहा है, रो रही है, उसको क्या लगेगा, अरे कहाँ मैं जेल में फंस गया। तो हमें क्या करना है, माताओं को मेडिटेशन करेगी तो गर्भ जेल से क्या हो जाता है, गर्भ महल का निर्माण होता है। वो बच्चे के अंदर क्या संस्कार आएंगे, तो बच्चे के अंदर शांति, खुशी, प्यार, वो हमेशा स्माइलिंग रहेगा, क्योंकि मम्मा हमेशा खुश रही, है ना। उसने कभी गुस्सा देखा ही नहीं, उसको पता ही नहीं गुस्सा क्या होता है। वो बाहर आएगा तो उसको पता ही नहीं नफरत क्या होता है, दुख क्या होता है, डर क्या होता है, उसको पता ही नहीं। तो ऐसे बच्चे कैसे होंगे, श्री कृष्ण और श्री राधे की जैसा। ऐसे श्री कृष्ण और श्री राधे इस तरह पर आएंगे, घर में आएंगे, तो वो घर क्या बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। और इस धरा पे हर घर स्वर्ग बन जाएगा, तो ये धरा क्या बन जाएगी, स्वर्ग बन जाएगी। ये भारत फिर से क्या बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। तो एक समय था भारत स्वर्ग था, भारत सोने की चिड़िया थी, तो वो वापस कैसे होगा। हमें क्या करना होगा, सभी गर्भवती माताओं को ये ज्ञान देना होगा, उनको परमात्मा से कनेक्शन लगाना होगा, क्योंकि ये 7 वैल्यूज से हम भरपूर होना चाहते हैं। ये 7 मिलेगी का, कोई मेडिकल स्टोर में जाकर हम खरीद सकते हैं, चलो शांति का एक सलाइन दो, वो प्यार के टैबलेट्स दो, और वो खुशी का पाउडर दो, ऐसे होगा क्या, नहीं। ये सभी कहाँ मिलेंगे, हाँ, है ना। तो वो परमात्मा सभी का सागर है, शांति का सागर, खुशी का सागर, प्यार का सागर। तो इसीलिए उसके साथ कनेक्शन लगाना है। जब हम उससे कनेक्शन लगाएंगे तो क्या कहा बाबा ने, आत्मा परमात्मा का मिलन ही योग। और जब वहां पे मिलन होता है तो क्या होता है, जैसे यहाँ मिलन होता है तो यहाँ क्या होता है, नाचना गाना मौज होती है, खुशी होती है। तो हमें जब उससे हम कनेक्शन लगाएंगे, ये सब वैल्यूज से भरपूर, तो हमारा शरीर स्वस्थ। सबसे पहले क्या होगा, मन कैसे रहेगा, हमेशा शांत रहेगा, खुश रहेगा। शरीर कैसे होगा, स्वस्थ होगा। और माँ के गर्भ में, माँ के शरीर में वो बच्चा है, तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। सभी के साथ संबंधों में क्या होगी,
मिला, ज्ञान मिला, पी माना प्यूरिटी, फिर पीस शांति आई, लव्स माना प्यार, हैविंग हैप्पीनेस, डीप माना ब्लिस आनंद, पावर शक्ति। तो ये सभी को बता सकते हैं। 7 वैल्यूज से ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, खुशी, आनंद और शक्ति। उस सीक्वेंस में बोलेंगे तो हमें भी याद रहेगा, इससे मेरा ये शरीर, क्योंकि हम कहेंगे कि हाँ हेल्दी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिलता है, लेकिन भैया मिलते कैसा है वो, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। जब हम ये 7 वैल्यूज से मेडिटेशन करते हैं, भरपूर होते हैं, जब हमारा मन इस 7 वैल्यूज से भरपूर, हमारा शरीर का एक एक अंग स्वस्थ बनते जाता है। गर्भवती माता है तो बच्चे का ऑटोमेटिक बनेगा, क्योंकि उसके पार्ट उसके शरीर में ही हुआ है। फिर घर हमारा संबंधों में मधुरता आती है, संबंधों में हार्मनी आती है, और इसीलिए हमें मेडिटेशन करना है। तो एक 3-4 मिनट मेडिटेशन करें, सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाए। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठ जाएं। शरीर को एकदम रिलैक्स हल्का छोड़ें। देखिए पैर से सिर तक मेरा शरीर कंप्लीटली रिलैक्स। देखिए दोनों पैर एकदम रिलैक्स, एकदम हल्के। कमर, पीठ, पेट एकदम रिलैक्स। गर्दन रिलैक्स। दोनों हाथ रिलैक्स। ब्रेन रिलैक्स, पूरा सिर एकदम हल्का। संपूर्ण शरीर रिलैक्स, मन शांत, कोई बोझ नहीं, एकदम हल्का। अब स्वयं को देखें। मस्तक के मध्य में विराजमान चमकता हुआ सितारा, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। इस शरीर के मालिक, इन कर्मेंद्रियों के मालिक। आज मैं व्रत लेती हूँ, दृढ़ संकल्प करती हूँ, इन कर्मेंद्रियों से सदा अच्छा ही करना है। ये आंखें सदा अच्छा देखेगी, अच्छा पढ़ेगी। ये कान सदा अच्छा ही सुनेंगे। ये मुख सदा प्यार भरे, सम्मान भरे बोल ही बोलेंगे। ये मुख सदा सात्विक भोजन, सात्विक पानी ही ग्रहण करेगा। देखिए मेरी सारी कर्मेंद्रियां शुद्ध पवित्र बन रही है।
और इसी से मेरे संकल्प श्रेष्ठ महान सकारात्मक बनते हैं। मेरे गुण सभी को सुख शांति खुशी देने वाले होते हैं और मेरे कर्म महान बन जाते हैं। देखे स्वयं को मस्तक के मध्य में विराजमान मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप पवित्र स्वरूप मैं ही शांति हूँ, मैं ही प्यार हूँ, मैं ही खुशी हूँ, मैं ही आनंद हूँ, मैं ही शक्ति हूँ, शिव शक्ति हूँ। परम पिता परमात्मा ईश्वर परमात्मा शिव बाबा की मैं प्यारी संतान हूँ। परम पिता परमात्मा शिव बाबा शिव ज्योतिर्लिंगम बिंदु ज्योति स्वरूप प्रकाश मैं आत्मा भी बिंदी मेरे पिता भी बिंदु रूप में वो बिंदु है लेकिन गुणों में वो सिंधु है। सर्वगुणों के सागर है मेरे पिता, सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वपरे सर्वधर्ममान्य है। कोई उन्हें प्रकाश ज्योति लाइट नूर कहता है, वही शिव मेरे पिता है। परम धाम के वासी उनको बहुत प्यार से याद करने से ही मैं आत्मा रूपी बैटरी सर्वगुणों और शक्तियों से चार्ज हो जाती हूँ। शिव बाबा से सर्व शक्तियाँ मुझ में प्रवाहित हो रही है। मैं आत्मा ज्ञान पवित्रता शांति प्यार सुख खुशी आनंद शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। ज्ञान से मेरा ब्रेन मेरा दिमाग सुचारू रूप से काम कर रहा है। मेरी बुद्धि दिव्य बन रही है। पवित्रता से मेरी सारी कर्मेंद्रियां शुद्ध पवित्र बन रही है। शांति से मेरे फेफड़े सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। प्यार से मेरा दिल मेरा हार्ट हृदय सुचारू रूप से काम कर रहा है। सुख खुशी से मेरा पेट सुचारू रूप से काम कर रहा है। आनंद से मेरे हार्मोन्स मेरे पैंक्रियास थायराइड
सब ठीक हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं और शक्ति से मेरे स्नायु, मेरी हड्डियां शक्तिशाली बन गई हैं। तो मेरा मन शक्तिशाली शांत, मेरा शरीर स्वस्थ, संबंधों में मधुरता, मेरा घर जैसे स्वर्ग बन गया है। शिव बाबा से शक्तियाँ परिवार के सभी सदस्यों में प्रवाहित हो रही है, मेरे सभी सेवा साथियों में प्रवाहित हो रही है। परिवार के सभी सदस्य, सेवा साथी स्वस्थ है, सुरक्षित है। शिव बाबा हर कार्य में मेरे साथ है, तो हर कार्य में सफलता मिल पड़ी है। ईश्वर सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम है। शिव ही सत्य है, वही आकर ये सत्य ज्ञान देकर फिर से हम आत्माओं की बैटरी चार्ज कर रहे हैं। हमारे द्वारा औरों की बैटरी चार्ज कर रहे हैं। फिर से इस धरा को वो स्वर्ग बना रहे हैं। मेरे साथ, मेरे परिवार वालों के साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। शिव बाबा का दिल से धन्यवाद मुझे अपना बनाने के लिए, मेरा भाग्य बनाने के लिए। थैंक यू शिव बाबा, मेरे द्वारा औरों का भाग्य बनाने के लिए, इस धरा को फिर से स्वर्ग बनाने के लिए। और इसीलिए उनका गायन है, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा ताम, ऊंचा तेरा नाम। हम सभी ऐसे ही हर रोज रात को सोने से पहले रोज सुबह उठते ही याद करें, उनके प्यारे बन जाए, शक्तिशाली बन जाए। जो परमात्मा प्यारे होते हैं वो पूरे विश्व के प्यारे बन जाते हैं। हम सभी को बहुत प्यार से परमात्मा इस धरा पर अवतरित हुए हैं। ये संदेश सभी को दे, जिसके द्वारा हम इस धरा को फिर से स्वर्ग बना सकते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रखना। ये एनर्जी पूरे फेस, शरीर में प्रवाहित करना। फेयर एंड लवली लगाना, सभी के साथ फेयर, सभी के साथ लवली। फेयर एंड लवली लगाते हैं ना, तो सभी के साथ लगाना। और रोज रात को हमें धन्यवाद भी करना है। किसका किसका धन्यवाद करेंगे हम? सबसे पहले इस जिंदगी का, फिर इस शरीर का जो हमें स्वास्थ्य मिला है, फिर सभी परिवार वालों का धन्यवाद करेंगे।
सभी को थैंक्स, सभी को प्यार देंगे, प्रकृति का धन्यवाद करेंगे और ईश्वर परमात्मा का। तो सभी एक्सरसाइज के जैसे करेंगे, है ना, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे करेंगे। पहले एक उंगली देंगे, वाह वाह वाह। अरे चाय भी नहीं देगा, ऐसे क्या कर, वाह 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 मेरी जिंदगी वाह। तो बोलेंगे वाह 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 मेरी हेल्थ वाह। लेंगे वाह 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 मेरा परिवार वाह। थैंक यू, आई लव यू, सभी से प्यार करना है। फिर 4 लेंगे वाह 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 प्रकृति वाह। थैंक यू, आई लव यू। देखो इतनी धूप थी लेकिन कितना ठंडा महसूस हो रहा था, है ना। अंजलि लॉन्स में बहुत ठंडी काढ़ की भी जरूरत नहीं पड़ी। वाह 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 ईश्वर वाह। थैंक यू, आई लव यू। तो हमारा जीवन कैसे होना चाहिए? शुक्राना का जीवन। सभी को थैंक्स दे, सभी से प्यार करें। जितना जितना हम प्यार करेंगे हमें बीमारियां नहीं होती है। लास्ट में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके बारे में कुछ बता के फिर वाइंड अप करूंगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कितनी डिग्री मिली थी पता है? 16 डिग्री, पीएचडी डिग्री 16। तो वो हमेशा 5 संकल्प करते थे। जैसे हमने कहा ना, संकल्प से सिद्धि। तो हमें क्या करना है? संकल्प करने हैं, अच्छे अच्छे संकल्प। जैसे इसीलिए तो देश के क्या बने, प्रेसिडेंट भी बने, राष्ट्रपति बने। तो वो क्या संकल्प करते थे? पहला संकल्प क्या करते थे कि आई एम द बेस्ट। सभी बोलेंगे आई एम द बेस्ट, I am the winner. I can do it. Today is my day. God is with me. तो ये 5 संकल्प करते थे। उसमें और 5 संकल्प हम जोड़ देंगे। हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी रहना है। तो क्या बोलेंगे? I am healthy. I am wealthy. I am happy. जब हम सोचेंगे ना कि मैं स्वस्थ हूँ, भरपूर हूँ, खुश हूँ, तो हम वैसे बनते जाते हैं। आई एम पावरफुल, मैं सफलता मूर्त हूँ, है ना, मैं सक्सेसफुल हूँ। और फिर अभी इतनी सारी सब जगह हलचल हो रही है, घर में होगा, प्रकृति में होगा, तो हमें कैसे रहना है? शांत, स्थिर रहना है। तो क्या सोचेंगे? मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं बहुत मीठी हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं निर्भय हूँ, निडर हूँ। क्योंकि कुछ ना कुछ होगा तो हम डर जाएंगे। तो मैं निर्भय हूँ, मैं निडर हूँ। अभी हम बहुत मीठे, प्यारे, शांत बनेंगे तो खूबसूरत भी बनेंगे ना, बाहर से भी अंदर से तो खूबसूरत बनेंगे। तो सोचना मैं बहुत खूबसूरत हूँ और ये सारा हमें भाग्य में मिल रहा है, तो मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ। तो हर रोज पूरे दिन में कुछ भी होता है ना, हर एक घंटे में ये सारे संकल्प करने। कितने सारे संकल्प अभी हमने देखे। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हमने देखा, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के बारे में। फिर ये संकल्प मैंने अलग अलग रीति से बताया ताकि आपको अलग अलग रीति से याद रहेगा। थैंक यू कैसे करने, ये सारे क्या बोलते हैं इसको? संकल्प। जितने हमारे संकल्प महान होंगे, संकल्प श्रेष्ठ होंगे, उतने हम महान बन जाते हैं। और ये संकल्प कोई भी कर सकता है। इसीलिए देखो 9 साल का नरेंद्र क्या बना? स्वामी विवेकानंद। 25 साल का मोहन क्या बना? महात्मा गांधी बना। 60 साल में टेरेसा क्या बने? मदर टेरेसा। क्यों बने ये सभी महान? क्योंकि उनके संकल्प महान थे। तो जितने हमारे संकल्प महान होंगे उतने हम महान बन जाते हैं, हमारा जीवन महान बन जाता है। तो आप सभी यहाँ पे आए, बहुत प्यार से सुना, तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। विशेष हमारे जो करवे नगर सेंटर या वही जो मुझे भाई जी ने बताया था, तो करवे नगर ही याद रहा, लेकिन शायद नाम अलग है। तो कोमल दीदी, रानी दीदी, आइए आप दोनों भी, उनका भी बहुत जोरदार तालियों से हम धन्यवाद करेंगे। हम सब यहाँ पे आए तो काफी सारे तो मुझे बाबा के बच्चे ही दिख रहे हैं। तो ये सेवा तो एक क्या होता है? बहाना होता है, लेकिन बाबा को हम सभी को संदर्भ पर मिलाना होता है। तो आप सभी से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो दीदियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया।
विशेष हमारे अंजनी ब्राह्मण्स वाले, उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए, उन्होंने हमें ये सवाल दिया। और लास्ट में बाबा का थैंक्स। ठीक है, थैंक यू सो मच। जैसे बाबा कह रहे हैं, वैसे बाबा के बच्चे भी बहुत कह रहे हैं, तो वो ज्ञान का सागर है, तो बच्चे भी मास्टर ज्ञान के सागर है, तो वो खजाना हमारे ऊपर लूटा है आज उन्होंने, तो इसे हमें क्या करना है, भर भर के लेना है। सिर्फ लेना नहीं है, तो जैसे उन्होंने बताया वैसे उसको प्रैक्टिकल में भी लाना है। तो जैसे उन्होंने बताया वैसे टेस्ट जो 45 के ऊपर है और उसके अंदर जो है उनको वैक्सीन लेना जरूरी है, तो वो हम लेंगे। उतना तो कर सकते हैं बच्चे, 4000 बहुत ज्यादा नहीं है। मोबाइल हमारा कितने का है? हाँ, कम से कम 10,000 का तो है, तो वैक्सीन भी ले सकते हैं। हो गए कैंसर, तो उसकी ट्रीटमेंट का खर्चा कितना होता है? 7-8 लाख कम से कम, ज्यादा बता नहीं सकते, लेकिन कम से कम उतना तो होता है। तो फिर कितना करेंगे? वो ना हो उसके लिए 4,000 का खर्चा करेंगे ही, अपने लिए, परिवार के लिए। ठीक है, उतना प्रॉमिस करेंगे आज। अगर उतना प्रॉमिस हम करते हैं तो ये कार्यक्रम सफल हुआ ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर हमें नंबर भी देंगे, तो जो सीरम के हैं उनसे हम बात करेंगे, और जितने कम मात्रा में या कितने कम रेट में उसको लगा सकते हैं वो देखेंगे बात करके। तो जितने ज्यादा लोग आ सकते हैं ना, उसका खर्चा उतना कम होता है। अगर कम है तो वो खर्चा बढ़ता जाता है। ठीक है, तो सभी अपने नाम देना, फिर आपको गाइड भी करेंगे। तो फिर से एक बार डॉक्टर शुभनादेव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सिर्फ एक कॉल नहीं, एक मैसेज के ऊपर आज हमारे बीच में है, नहीं तो फिर अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, फिर पूछना पड़ता है कब आएंगे, आपको टाइम कब है। लेकिन ये बहुत इजी है, सरल स्वभाव है, मीठी वाणी है, और बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। कभी भी कॉल करो, कभी भी मैसेज दो, तुरंत उसका रिप्लाई मिल जाता है, और खुद से ही सारी बातें बताते, पूछना भी नहीं पड़ता है। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही परिवार में आते रहिए और हमें गाइड करते रहिए सदा। ओम शांति। सिंपल था ना, सभी को इन्फॉर्मेशन बताना भी कुछ लोग को इजी रहेगा, उस रीति से ही बताया है। तो आप सभी को बताते जाओ, है ना, वैक्सीन, फिर टेस्ट है और मेडिटेशन, सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है। धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे। ठीक है, उस रीति से उनको समझाएंगे ना कि इससे हमारा हेल्थ ठीक रहता है। तो हेल्थ के लिए तो सभी आना चाहते हैं, इसीलिए मैंने वो हेल्थ से कनेक्ट करके बताया। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। और एक बात, ये कार्यक्रम जिनकी वजह से आज सफल हुआ, ये हमारे सचिन भाई है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इनकी जो वेबसाइट है उसका सारा डिजाइन सचिन भाई करते हैं, और ये दोनों आज पहली बार मिल रहे हैं। फोन पे तो बहुत बातें करते हैं, एक दूसरे को फोन पे ही जानते हैं, लेकिन आज पहली बार मिल रहे हैं। तो चेहरा भी नहीं देखा है, आज ही पहली बार देखा है।